बच्चों, आओ ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आओ हम ज्ञानदीप को पढ़ें और आगे बढ़ें। हम पश्चिमोत्तर भारत को आज देखते हैं। चैत्य तो आपको हमने बता ही दिया था। पश्चिमोत्तर भारत में भी मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया और चीन से आए कई विदेशी राजवंशों ने अपना शासन जमाया। जैसे हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। अब आगे हम देखते हैं इन तीनों के बारे में क्या है। सबसे अधिक विख्यात हिंद यूनानी शासक मिनांडर हुआ। मिनांडर को आपने कल पढ़ा ही। उसकी राजधानी पंजाब में साकल, जो इस समय सियालकोट कहा जाता है, वह थी। और यूनानियों के बाद शक आए। शक शासकों में रुद्रदमन प्रथम सबसे अधिक विख्यात शासक था। और शक के बाद पार्थियाई, ये ईरान से भारत आए। शकों की तरह भारतीय राजतंत्र और समाज के अभिन्न अंग बन गए। इस तरह पल्लवों के बाद कुषाण आए। कुषाण शासकों में कनिष्क प्रथम सबसे अधिक विख्यात हुआ। और वह इतिहास के दो कारणों से बहुत प्रसिद्ध हुआ। पहला ये कि 78 ईस्वी में उसने एक संवत चलाया। क्या चलाया? संवत, जिसे हमारी भारत सरकार ने भी माना और उसके अनुसार अपना कार्य करते हैं। शक संवत को किसने चलाया था? कनिष्क ने। कनिष्क प्रथम ने शक संवत चलाया। ये भारत सरकार द्वारा भी प्रयोग में लाया गया। और दूसरा, उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर अपने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। तो संगीत का मतलब तो हमने आपको बता ही दिया। संगीत का मतलब सभा, बौद्ध सभा। और आपस में आदान प्रदान के लिए इन्होंने क्या किया, ये भी जानो। कुषाण काल में सोने का सिक्का चला। इनकी तकनीकी देखिए। भारतीयों ने हिंद, यूनानी व कुषाणों से सोना व चांदी को पिघलाकर सिक्के बनाने का नया तरीका सीखा। यह विधि पहले प्रचलित चांदी की चादर के कटे हुए टुकड़ों में लगे ठप्पों के सिक्कों से अधिक सुंदर व स्पष्ट थी। इन सिक्कों में राजाओं के चित्र व लिपि बहुत ही सुंदर और स्पष्ट थे। तो इन सिक्कों से वर्तमान सिक्कों की तुलना करें और ये जानें, इसके विषय में आपस में बातचीत करें कि वर्तमान सिक्कों से ये किस प्रकार और कितने अलग अलग थे।
इनका पहनावा क्या था? शक व कुषाण पगड़ी, कुर्ती, पायजामा, लंबे कुर्ते, जूते और भारी लंबे कोट, यानी जिसे शेरवानी कहते हैं। इसको पहनने का प्रचलन शक व कुषाणों ने ही लाया। इनका व्यापार मध्य एशिया व रोमन साम्राज्य से संपर्क होने से भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। कांच के बने बर्तन को बनाने की तकनीक में भी प्रगति हुई। इस काल में नगरीकरण चोटी पर पहुंच गया। कनिष्क में तक्षशिला, पुरुषपुर नगर का सुंदरीकरण किया गया और कश्मीर से कनिष्कपुर नगर आधुनिक इसे कांजीपुर श्रीनगर के पास बसाया और कुषाणों ने चीन के मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य को जाने वाले प्रख्यात रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया, जिससे भारतीय व्यापार के लिए नए अवसर मिले और भारतीय व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। यह बढ़ोतरी आप लोग जानिए कि व्यापार भारत से कई देशों में कैसे हुआ करता था और किन चीज़ों का हुआ करता था। इस तरह से हिंद यूनानियों के संपर्क से खगोल और ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी प्रगति हुई। सप्ताह के हर दिन को सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों के नाम से पुकारते हैं, जैसे रवि, सोम, मंगल, शनि। यह इतने हमने यूनानियों से सीखा, यानी ज्योतिष शास्त्र की काफ़ी प्रगति हुई उस समय में। इसको हमने यूनानियों से सीखा। यूनानी औषधि पद्धति के विषय में भी हमें जानकारी मिली। इस तरह से कनिष्क के समय चरक नामक चिकित्सक हुए। उन्होंने चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी, जिसमें लगभग 600 से ज़्यादा औषधियों के बारे में, दवाओं के बारे में लिखा है। यह संहिता निर्देश देती है कि चिकित्सक को अपने मरीजों से विश्वासघात नहीं करना चाहिए। परंतु आजकल का समय कैसा है, इसे भी आप लोग जानते हैं। मूर्ति कला। कुषाण काल की कला के दो प्रमुख केंद्र मथुरा और गांधार थे। माना जाता है कि बुद्ध की प्रतिमा की कल्पना एवं निर्माण सर्वप्रथम गांधार मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा की गई। इन मूर्तियों में बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा में लहराते हुए बालों के साथ सिर पर जटा या उभार को दिखाया गया है। इस शैली में मूर्तियों में स्लेटी या नीले धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मथुरा मूर्ति शैली को मूर्तिकारों द्वारा निर्मित बुद्ध की पद्मासन में बैठी हुई मूर्ति मिली है। सिर के पीछे प्रभा मंडल है तथा चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है। ये मूर्तियाँ भी लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई। बच्चों, बस आज इतना ही। जहाँ से आप लोग देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।